एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे याद आता है जो हम पढ़ाते थे क्लास में, कि शादी के पर्व पर जो मिलने वाले लोग होते हैं वो क्या देखते हैं कि कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम इच्छन्ति और मिष्टान्नम इतरे जना। मतलब कि जो शादी के समय पे जो कन्या होती है वो वर का केवल रूप देखती है कि कितना सुंदर दिखने वाला है, और जो माता रहती है उसका वो वित्त यानी कि वो देखती है कि धन धान्य की स्थिति क्या है, उसकी लड़की वहाँ पर जाके कैसे रहेगी। लेकिन जो पिता होता है वो उसके अंदर वो श्रुतम यानी कि वो उसके अंदर की जो विद्या रहती है, क्वालिटी रहती है, उसको देखता है। बांधवा कुलम इच्छन्ति, तो जो बंधु बांधव जो रहते हैं वो देखते हैं कि किस श्रेष्ठ कुल में हमारी कन्या जा रही है, कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये अपने काम आ सकते हैं। और मिष्टान्न मित्र जना यानी कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको केवल भोजन से मतलब होता है कि ठीक भोजन अपने को मिल जाना चाहिए। ये तो एक सामान्य श्लोक रहा। तो हिंदू संस्कृति में विवाह एक श्रेष्ठ संस्कार माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति करता है, और देव ऋण, पितृ ऋण और जो अपने ऋषि ऋण है इनसे मुक्त होता है। तो आज के समय में कुंडली मिलान की आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है, प्रश्न ये है। तो आधुनिक समय में हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज अब बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हैं, और इस बदलते परिवेश के कारण ही वैवाहिक जीवन को लेकर कई परेशानियों का सामना अब जातक के साथ ही उसके परिवार के लोगों को भी अब देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले लोगों के द्वारा सुखद और उन्नतिपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलान को हमेशा ही से ही बेहद इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण माना गया है। और अरेंज मैरिज करने वाले जो घर परिवार में ज़्यादातर लोग हैं वो कुंडली मिलान के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के बदलते हुए दौर में, इस परिवेश में जो युवा पीढ़ी है वह अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज की ओर ज़्यादा आकर्षित होने लगी, उसका झुकाव बढ़ने लगा है। पहले एक दूसरे के विचार, उनमें सामंजस्य और रिश्तों की मजबूती के लिए कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि अरेंज मैरिज में अधिकतर लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन लव मैरिज में पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी समय एक दूसरे के साथ रह चुके होते हैं, वार्तालाप हो चुका होता है, तो काफ़ी समय उनकी बातें और मुलाकातें होने के बाद में एक दूसरे को जान लेना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी समस्याओं के कारण ही तनाव और अलगाव की स्थिति आज देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पर ज्योतिष के माध्यम से वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष में कुंडली के गुण मिलान के साथ ही दोनों कुंडलियों के घर और ग्रहों का भी मिलान किया जाता है, और सही सामंजस्य के लिए इस बेहद भागदौड़ वाली जिंदगी में प्रेम, उन्नति, इन सब विषयों के लिए कुंडली मिलान की आज आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। ज्योतिष शास्त्र का अपना एक वैज्ञानिक आधार भी है, और इस शास्त्र के माध्यम से किए गए ज्योतिषीय जो आकलन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही भी साबित होते हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी भी इस ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा करने लगी है, और उनको भी लगता है कि सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आज कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चलिए, ये तो बात स्पष्ट हो गई कि बहुत ही आवश्यक होता है कुंडली मिलाना। लेकिन आप लोग की तरफ से जब भी कुंडली देखी जाती है और जब आपके पास कोई बैठते हैं तो आप पूरा विस्तार से उनको समझाते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र हैं, ये पंचम भाव, ये षष्ठी भाव, सप्तम भाव, ये सब क्या होते हैं, और उसमें खास तौर पर सप्तम भाव जो है उसकी क्या भूमिका होती है वैवाहिक जीवन में। जी देखिए, सप्तम भाव जो रहता है कुंडली में वो शादी का रहता है। तो वैवाहिक जीवन की उन्नति है, स्थिरता है, इन सब को देखने के लिए हमें सप्तम भाव पर जाना पड़ेगा। तो सुखद वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव, सप्तमेश यानी कि जो सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो सप्तमेश के नाम से जाना जाएगा। बहुत आसान भाषा में अपन इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की शादी के लिए कुंडली का जो सप्तम शादी वाला घर है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही विवाह का घर होता है। कई बार देखने में आता है कि किसी जातक या जातिका के स्वस्थ, सुंदर और धनवान, या कहें कि करियर में सुव्यवस्थित होने के बावजूद भी उसके विवाह में परेशानी आ रही है, विवाह देरी की ओर जा रहा है या विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उसका जो सप्तम भाव है वो कमज़ोर है, पीड़ित है। जब व्यक्ति का सप्तम भाव यानी कि जो शादी वाला घर है कमज़ोर होगा तो उसको विवाह को लेकर निश्चित रूप से छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलेंगी, दाम्पत्य जीवन में उसको परेशानियां देखने को मिलेंगी। जब सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है, शादी वाले घर का जो स्वामी ग्रह है, अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है किसी भी भाव में बैठकर, तो अपने घर को, अपने भाव को मजबूत करता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन, काफ़ी सुखद रहता है।
जब सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित रहते हैं और अशुभ ग्रह सप्तम भाव में ना तो स्थित हो ना हो सप्तम भाव को देख रहे हो, तब भी दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखद माना जाता है। इसी प्रकार से जब शादी वाले घर में शुभ ग्रह की राशि स्थित हो और सप्तमें इसके साथ ही शुक्र ग्रह, जो कि शादी का एक विशेष कारक ग्रह माना जाता है, वो भी अगर सम राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक सुखों की जो प्राप्ति है उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से विवाह का कारक ग्रह शुक्र ग्रह जब उच्च राशि में हो या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में जाता है, तुला राशि में वो मूल त्रिकोण राशि में जाता है, इन स्थितियों में बैठा हो और इसके साथ में ही शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपने ग्रहों की बात करी है, शुक्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, मतलब दाम्पत्य जीवन में अगर कोई सुख समृद्धि चाहता है अपना जीवन आगे बिताने के लिए, तो वो कौन से ग्रह होते हैं जो उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं? अच्छा, एक सवाल और, मांगलिक जो लोग होते हैं, ज़्यादातर पंडित जी जिनसे भी मिली हूँ, घर में भी बहुत से विवाह वगैरह हुए हैं, उनमें मैंने यही जाना है कि आप जब भी कुंडली का मिलान करें तो अगले का मंगल ज़रूर देखें कि मांगलिक व्यक्ति मांगलिक के साथ ही जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा। हाँ, शादी वाले घर की अपनी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे सुखद वैवाहिक जीवन के लिए किन ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल होता है कुंडली में। तो व्यक्ति की कुंडली में गुरु, शुक्र और मंगल का काफ़ी सावधानी से विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा चंद्र ग्रह की भी वैवाहिक सुख में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और वैवाहिक सुख भी चंद्रमा के माध्यम से ही देखा जाता है। इस प्रकार से कुंडलियों के मिलान के समय जातक की कुंडली में गुरु ग्रह, शुक्र और मंगल ग्रह का विश्लेषण सावधानी से निश्चित रूप से करना आवश्यक होता है। अब सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मंगल ग्रह की बात करें तो वर और वधू की कुंडलियों का विश्लेषण करते समय सबसे पहले कुंडली में मंगल की स्थिति पर विचार किया जाता है। मंगल किन भावों में स्थित है, कौन से ग्रहों से उसका दृष्टि संबंध बन रहा है और किन ग्रहों से वो खुद संबंध बना रहा है, युति कर रहा है। इन सभी बातों की बारीकी से जांच करने के बाद में मंगल ग्रह से मांगलिक योग का निर्माण भी देखा जाता है, मांगलिक दोष जिसको आप बोलते हैं। विवाह के बाद सभी दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना करते हैं, जबकि मांगलिक योग से इसमें निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिलती है। जब मंगल कुंडली के लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति को मांगलिक दोष से युक्त माना जाता है। तो ये मिलान एक तो कर लेना चाहिए। दूसरे ग्रह की बात करें तो जो गुरु ग्रह है वो निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी करने वाला ग्रह माना जाता है, तो इसका भी विश्लेषण किया जाता है। वर वधू की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ दृष्टि से युक्त सप्तम भाव को अगर देख रहा है तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियों को वो कम कर देगा। अगर गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो अगर दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बनती है तो वो उस अलगाव की स्थिति को भी काफ़ी कुछ रोकने में सक्षम होता है। अगर कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में है तो विवाह में एक तो विलंब देगा और हो सकता है कि विवाह के बाद में वो वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य में थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिले। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए संतान का समय पर होना ये भी एक आवश्यक विषय माना जाता है। तो विवाह के बाद सर्वप्रथम संतान का ही लोग विचार करते हैं कि संतान कब होगी। तो गुरु दाम्पत्य जीवन की बाधाओं को दूर करने के साथ साथ संतान का भी एक कारक ग्रह माना जाता है। जब गुरु पर पाप प्रभाव हो तथा गुरु पापी ग्रह की राशि में स्थित हो या नीच राशि में स्थित हो तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की आपको छोटी छोटी परेशानियां देखने को मिलेंगी। अगर गुरु किसी पापी ग्रह के प्रभाव से बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा हो और पंचम भाव भी पीड़ित है तो उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के साथ साथ संतान में भी परेशानी देखने को मिलेगी। एक शुक्र ग्रह को भी दाम्पत्य जीवन का विशेष कारक ग्रह माना जाता है। तो वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए शुक्र ग्रह का कुंडली में शुभ होना काफ़ी आवश्यक माना गया है। शुक्र को वैवाहिक संबंधों का कारक ग्रह माना गया है। जब पति पत्नी दोनों की ही कुंडली में शुक्र पूर्ण रूप से शुभ हो तो विवाह के बाद संबंधों में सुख की जो संभावना है काफ़ी बनी रहती है। कुंडली में शुक्र का किसी भी अशुभ स्थिति में होना पति अथवा पत्नी में से किसी जीवन साथी की अलगाव की स्थिति को दिखाता है। कई बार अन्यत्र जो संबंध है या अन्य लोगों की तरफ वो झुकाव की संभावनाएं भी बना देता है।
इसलिए शुक्र की शुभ स्थिति दाम्पत्य जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए शुक्र का बलि होना भी काफ़ी आवश्यक होता है। शुक्र अगर स्वयं बलि है, स्वयं अथवा उच्च राशि में स्थित है, केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होने वाली है। कुंडली में शुक्र की शुभाशुभ स्थिति के आधार पर ही दाम्पत्य जीवन में आने वाले सुख का आकलन किया जा सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई है ग्रहों की। अब लेकिन ग्रहों के साथ साथ जो कुंडली मिलाई जाती है तो गुणों का भी मिलान किया जाता है। अब गुणों का मिलान होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि वो दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय नहीं हो पाता है। ये सवाल, साथ ही शादी की एक सही उम्र क्या होती है? माता पिता के लिए तो बच्ची 18 साल की हुई और बेटा अगर 22-23 साल का हो गया तो उनकी तो चिंता बढ़ने लग जाती है। अब शादी की एक सही उम्र क्या है, क्या वो संयोग होता है, क्या वो उचित समय होता है, उसको लेकर के भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विवाह के लिए कुंडली का मिलाना कितना आवश्यक होता है और साथ ही साथ गुणों का मिलान कितना ज़रूरी होता है। इसको लेकर योगेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश जी, क्या लगता है आपको कि कुंडली तो मिला ही रहे हैं, ग्रह नक्षत्र भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि 36 के 36 गुण तो सिया राम जी के ही मिले थे। सीता जी और राम जी दोनों का ही नाम आ गया सिया राम में, उनके बाद मिले नहीं है, लेकिन फिर भी गुणों का मिलान कितना आवश्यक होता है, ये भी ज़रा बताएं। देखिए, कुंडली में गुण मिलान एक सामान्य प्रक्रिया है। व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र के जिस चरण में हुआ तो उन दोनों व्यक्तियों के नक्षत्र चरण को मिला लेते हैं, तो ये सामान्य रूप से गुण मिलान की एक प्रक्रिया है, जिसको आजकल बड़े आसानी से देखा जा सकता है। आप लोग भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं। तो कुंडलियों में जो गुण मिलान की व्यवस्था है, तो वर वधू का जीवन सुखी बना रहे, इसके लिए विवाह से पूर्व लड़के और लड़की की कुंडलियों के दोनों जो कुंडलियां उनमें से गुण मिलान की प्रक्रिया को किया जाता है। वर वधू की जन्म कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अष्टकूटों का जो मिलान है वो देखने को मिलता है। तो उनमें जैसे आप देखते होंगे कि वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी, इस तरीके से अष्टकूट मिलान देखने को आता है। तो इन गुणों का कुल जो जोड़ है आप देखेंगे तो आपको 36 दिखाई देगा। तो इन 36 गुणों में से जितने अधिक गुण मिलते हैं तो व्यक्ति की कुंडलियों को उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलान माना जाता है। 20 से कम गुण मिलने पर कुंडलियों का जो मिलान है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। इस विधि के अनुसार वर वधू की कुंडलियों में नवग्रहों में से सिर्फ चंद्रमा की ही स्थिति को देखा जाता है, ग्रहों को देखा जाता है, नक्षत्र को देखा जाता है। बाकी के जो 8 जो ग्रह हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता और ये व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि गुण मिलान के माध्यम से तो कुंडली में आगे बढ़ना सही नहीं माना जाता, क्योंकि नवग्रहों में से प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एक अलग महत्व है तथा किसी भी एक ग्रह के आधार पर इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेना, यानी पूरे जीवन का निर्णय लेना, ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए गुण मिलान की यह जो विधि है अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर 29-30 गुण मिलने के बाद भी, जैसा कि आपने कहा कि शादियां बहुत लंबे समय तक नहीं चली या उनके अंदर तलाक की स्थिति देखने को मिली या वो साथ में रह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि केवल गुण मिलान के माध्यम से वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो गुण मिलाएं, लेकिन 20 गुण मिलने के बाद में किसी एक ठीक जो एस्ट्रोलॉजर है उसके माध्यम से निश्चित रूप से कुंडली में विद्यमान घर और ग्रहों को भी देखना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण बता देता हूँ कि कुंडली में जो सप्तम भाव है वो वैवाहिक जीवन का है, सुखद वैवाहिक जीवन। पंचम भाव व्यक्ति की कुंडली में प्रेम का है, संतान का है। शादी के तुरंत बाद देखा जाता है कि संतान की स्थिति क्या रहेगी। पंचम भाव खराब है, नाड़ी दोष भी है, तो संतान के लिए निश्चित रूप से परेशानी देखने को मिलेगी। अच्छा, भाग्य स्थान को देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि शादी के बाद किसी की किस्मत चमकी, बहुत लोग उदाहरण आप देखे होंगे। वो इसीलिए भाग्य को मिलाया जाता है कि शादी के बाद भाग्य की स्थिति क्या होगी। दशम भाव को देखते हैं करियर के लिए, कि व्यक्ति आराम से घर पर बैठा था, नॉर्मली पिता के माध्यम से जीवन जी रहा था, शादी के 6 महीने के अंदर उसकी बहुत ठीक जगह पे एक जॉब लगी। उसके लिए तो ये कहा जाता है कि पगफेरे का फर्क है कि जब घर में आए हैं तो पगफेरे का कुछ ऐसा असर है कि भाग्य चमक गया है। हाँ, बात कहीं ना कहीं घूम के वहीं आ रही है ना, कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है, लड़की है या लड़का है, तो उसके दशम भाव की पोजीशन क्या है, करियर भाव की पोजीशन क्या है, जिससे वहाँ पे अपने को एकदम से प्रोग्रेस देखने को मिली। एकादश भाव जो कि इनकम का हाउस है,
आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो शादी के बाद डाउन जा रहे हैं या शादी के बाद एकदम से स्पीड में ऊपर आ रहे हैं। तो इनकम हाउस का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों का मिलान देखने में मिलता है। कभी आगे एपिसोड में रखेंगे इन सारी चीज़ों को। आपने एक नाड़ी दोष की भी बात करी है। तो नाड़ी तो अभी तक तो वैद्य जी देखा करते थे, नाड़ी के आधार पर स्वास्थ्य जांच हुआ करती थी, लेकिन ये कुंडली में भी नाड़ी दोष होता है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, अष्टकूट मिलान में नाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा अंक देखने को मिलते हैं और नाड़ी सामंजस्य के साथ साथ भी ये जो संतान है उसको स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो नाड़ी का जो मिलान है कुंडली में निश्चित रूप से देखना चाहिए। नाड़ी की बात करें तो ज्योतिष के माध्यम से 3 प्रकार की नाड़ी देखने को मिलती है, आदि, मध्य और अंत्य। तो इन नाड़ियों का मिलान करना आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मानव शरीर में ये जो 3 नाड़ियां हैं, आदि, मध्य और अंत्य, इनके मिलान के भी अपने आप में विशेष जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। कुंडली मिलान के अनुसार नाड़ी दोष विवाह में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। नाड़ी दोष तब होता है जब दोनों ही लोगों की नाड़ियों में आपस में टकराव हो, जैसे आदि का आदि से हुआ, मध्य का मध्य से और अंत से अंत का। अगर किसी पुरुष की आदि नाड़ी हो और महिला की अलग नाड़ी है तो वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से समृद्ध माना जाएगा। लेकिन अगर महिला की भी आदि नाड़ी है और पुरुष की भी आदि नाड़ी है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नाड़ी वाले अंक आपको 0 देखने को मिलेंगे। तो नतीजतन नाड़ी दोष बनता है। और यदि वर वधू दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में हुआ हो तो सामान्य तरीके से नाड़ी दोष होने के बावजूद भी उनमें विवाह किया जा सकता है, अगर पंचम भाव और गुरु उनके मजबूत है तो। जैसा कि अब ज्ञात हो चुका है कि नाड़ी दोष 3 प्रकार का होता है, नाड़ियाँ भी 3 प्रकार की होती है। अब इनमें से जब कोई नाड़ी दोष व्यक्ति को लगता है तो उसके वैवाहिक जीवन पर हमें कुछ इस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आदि नाड़ी दोष अगर व्यक्ति को लग रहा है तो उस दंपत्ति को तलाक और आपसी मतभेदों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उसको संतान को लेकर भी परेशानी देखने को मिल सकती है। मध्य नाड़ी दोष लगने पर उस व्यक्ति को दाम्पत्य सुख के अलावा उसकी जो भाग्य की स्पीड है वो भी स्लो देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में टकराव देखने को मिल सकता है और बच्चों को भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर अंत्य नाड़ी दोष लगा हुआ है दोनों की कुंडली में तो उस दंपत्ति को वैवाहिक जीवन में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से प्रबल रूप से लगा हुआ नाड़ी दोष वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो पैदा करता ही है, इसके साथ ही उस दंपत्ति को मानसिक अशांति, आपसी मतभेद, आर्थिक समस्याएं भी वो उसको जीवन में देखने को मिलती है। इसलिए विशेष रूप से नाड़ी दोष का मिलान अपने को कुंडली में देखना चाहिए। शादियों की बात हो रही है तो शादी की बात हो और मुहूर्त की बात ना हो, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे सावे या मुहूर्त होते हैं जो कि अबूझ सावों के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसे अबूझ सावे हैं जिनमें कुंडली मिलान तो देखिए सभी करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता ना हो, नाम के अनुसार जब कुंडली मिलाई जाती है गुणों के अनुसार कि ये अबूझ सावे हैं, आप इस पर अगर किसी का विवाह करते हैं तो वो सुख शांति से संपन्न होगा और आगे भी उनकी जो जिंदगी है, जो जीवन है चलने वाला, वो भी समृद्ध रहेगा। आपने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। अक्सर मतभेद देखने को मिलता है, मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत बोलता हूँ, अबूझ सावे जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति को प्रॉपर अपनी कुंडली के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से एक विशेष मुहूर्त देखना पड़ता है। अबूझ सावे की जो व्यवस्था है ये बहुत समय पहले चला करती थी, जब हर जगह या छोटी जगह पर एक ठीक जो विद्वान एस्ट्रोलॉजर है या ज्योतिषी है उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। तो ठीक है, सामान्य रूप से एक व्यवस्था बना ली कि ठीक है देवोत्थान एकादशी है तो यहाँ पे अबूझ सावा है, आप बिल्कुल निसंकोच शादी कर सकते हैं। ठीक है, एक अक्षय तृतीया वो अबूझ सावा माना जाता है, वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर सिद्धांत की बात करें, जैसे कि मैं सिद्धांत की बात करूँ, मैंने सिद्धांत को पढ़ा है, तो अबूझ सावे जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। हर व्यक्ति का एक मुहूर्त होता है और सिद्धांत में कहा गया है कि ठीक मुहूर्त पर किया गया कार्य ही श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ साबित होता है। अब बात करें कि अब ये देवोत्थान एकादशी से, जो कि 12 तारीख से है, कि अपने जो शादियों का मुहूर्त है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो नवंबर जो है इसमें कुछ जो शादी के श्रेष्ठ मुहूर्त आ रहे हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। और ये सारे जो मुहूर्त हैं ये ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति का इस शादी की डेट पे शादी का मुहूर्त निकाला गया, ऐसा नहीं है। वो उसके चंद्रमा वगैरह बहुत सारी चीज़ों को देख के निकाला जाएगा, पर कि हाँ इन दिनों में शादी संभावित हो सकती है। ठीक है, तो नवंबर में मुहूर्त की बात करें तो 12 नवंबर, 16 नवंबर, 17, 18,
22, 23, 24, 25, 28 और 29 नवंबर को विवाह के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में विवाह संस्कार जो है वो संपन्न किया जा सकता है। दिसंबर में बलमास लग जाता है, इसलिए जो शादी के मुहूर्त हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो दिसंबर की अगर बात करें तो विवाह मुहूर्त में एक तो 4 तारीख, एक 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 और अंतिम 14 दिसंबर को विवाह के अपने को मुहूर्त देखने को मिलेंगे। जी, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अब तक तो हम यही जानते थे कि अबूझ सावे का मतलब वहाँ कुछ बूझने यानी पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। नहीं, ये आपने तारीखें बताई हैं, ये तारीखें शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन जो भी अपने बच्चों का विवाह करें इन तारीखों को लेकर के पहले भली भांति पूरी जानकारी लें, उसी के हिसाब से इस तारीखों पर जाएं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। देखिए, अबूझ सावा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जैसा कि हमने अभी चर्चा कर ही ली है। आपके घर में भी खुशियां आ रही हैं, शहनाई भी बजेगी, चाहे आपकी बिटिया विदा हो रही हो या फिर आपका बेटा घर में बहू लेकर के आ रहा हो। ज़रा कुंडली का मिलान देखकर सोच समझकर कीजिए। हमारे द्वारा जितने भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, आप वो शुभ मुहूर्त अपने पंडित जी को बता ज़रूर सकते हैं, लेकिन क्या वो तारीखें आपके बच्चों की कुंडली के मुताबिक सटीक बैठ रही हैं या फिर नहीं, इसके और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी तरफ से आप सभी के परिवार को बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।